मार्केट के अंदर जो स्कैमर्स का रेशियो है वो ज्यादा है या ऑथेंटिक लोगों का रेशियो ज्यादा है? स्कैमर्स है ना इस वक्त मार्केट में बहुत है। लोगों को रिक्वायरमेंट है, सस्ता घर चाहिए, लोगों की इनकम उस हिसाब से नहीं हो रही, तो ऐसे मौकों पे जो फ्रॉडी होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि कम खाओ गम ना खाओ। तो दुनिया भर में ये लॉज और रेगुलेशंस के ऊपर बहुत काम होता है, लॉज हमारे पास भी सारे बनते हैं, फॉलो नहीं होते। जैसे मैं आपको सर मर्सिडीज दे देता हूँ, बेहतरीन किस्म की गाड़ी और उसके डॉक्यूमेंट जाली हैं और उसकी लीगल हैसियत कोई नहीं है। वो मर्सिडीज लेना ज्यादा बेहतर है कि मेहरान लेना ज्यादा बेहतर है? तो आप अपने चादर के हिसाब से रहें, छलांगे ना मारें। कि अगर आप अपनी जमा पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले 1000 मरतबा सोचें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अलिफिया हुसैन, आपकी होस्ट जिलानी रियलिटर पॉडकास्ट में आपको वेलकम करती हूं। आज हमारे साथ बहुत एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती मौजूद हैं जो लीगल कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी की दुनिया में बहुत जाना माना नाम है, मिस्टर ज़ीशान सईद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। सर आप टाइम निकाल के आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी मसरूफ शेड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाला आपने। बिफोर हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं, हमारी ऑडियंस को कुछ अपनी जर्नी, अपनी एजुकेशन से स्टार्ट करके कुछ बताएं ताकि हमारी ऑडियंस भी आपकी जर्नी से थोड़ा मोटिवेट हो सके। जी जी बिल्कुल। 93-94 में एनईडी से मैंने एडमिशन लिया, सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की 1997 में। 1997 में ग्रेजुएशन करने के बाद देन आई डिड माय मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड आल्सो आई डिड एलएलबी फ्रॉम एसएम लॉ कॉलेज। तो इस वजह से मैं तकरीबन 1997 से प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शंस और लीगल मैटर्स के अंदर डील कर रहा हूँ। अभी मैं जिलानी प्रॉपर्टीज के साथ एसोसिएटेड हूँ और इनके तीनों सेक्टर्स को, प्रॉपर्टी के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से और लीगल मैटर्स जो भी होते हैं उसके हवाले से इनके कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं और पिछले कई सालों से इनके साथ हूं। अब आप जिलानी के साथ काम कर रहे हैं, जिलानी प्रॉपर्टीज के साथ, क्या एक्सपीरियंस रहा इनकी मैनेजमेंट के हवाले से, एज अ बिल्डर, इनकी रेपुटेशन के हवाले से, एज अ कंसल्टेंट ही आप रिव्यू दे दें अपना कि क्या है? अच्छा, जिलानी प्रॉपर्टीज के हवाले से मैं बात करूं, मैं क्योंकि पिछले 27 साल से तकरीबन इस फील्ड में इंगेज हूं, मैंने कई बिल्डर्स के साथ काम किया, बहुत सारे बिल्डर्स के साथ काम किया, लेकिन जो जिलानी बिल्डर्स की एक जो मुमताज हैसियत है वो ये है, एक तो जो ये प्रॉपर्टी जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके सारे लीगल एस्पेक्ट्स को कैलकुलेट करते हैं, पहले उसकी मार्केट सर्वे करते हैं, उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो, हर चीज को कैटर करके फिर ये इन्वेस्टमेंट के लिए सारी फिजिबिलिटी बनाते हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी आदत है। और दूसरी एक तो कि इनकी जो डिलीवरी है बड़ी टाइमली है। अगर इन्होंने आपसे कहा है कि 3 साल में डिलीवर करेंगे तो दे मेक इट इंश्योर के उसको 3 साल में ही डिलीवर करें। और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं कहता हूं कि नो डाउट इन्होंने कभी भी सरिया कम कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं इनका कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट भी हूं। इन्होंने कभी नहीं कहा कि यार कॉस्ट को कट डाउन करने के लिए आप सरिया कम कर दें या स्ट्रेंथ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लें या क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लें। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि इस वक्त हम मलीर के इलाके में बैठे हुए हैं जहां पे आप इंटरव्यू कर रही हैं। ये मलीर 15 का इलाका है। अगर आप देखा जाए तो ये कोई बहुत हाई इनकम एरिया नहीं है, लोग यहाँ पे कोई बहुत फ्लरिश नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद आप क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो देखेंगे, ये डीएचए के स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इन्होंने जो इसके अंदर फाउंडेशन दी है राफ्ट की, आप यकीन माने अगर आपको मैं प्रोसेस दिखा सकूं तो इनकी 5 फुट से 48 इंच की सिर्फ राफ्ट है। और ये वहां पे दी जाती है राफ्ट जहां पे स्लम एरियाज होते हैं, जहां पे बेरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती, समंदर के किनारे जो जगहें होती हैं, ये उस क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन जो कि लोग शायद फेज 8 के अंदर देते हैं, डीएचए में देते हैं या साहिल पे देंगे, ये उस लेवल की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मलीर 15 के लोगों को दे रहे हैं और बहुत ही चीप रेट पे। एज कंपेयर टू दैट अगर आप कंपैरिजन करेंगे, एनालिसिस करें, तो आपको अंदाजा होगा कि इनके रेट मार्केट में बहुत ही कम है। और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूं कि इन्होंने किसी भी जगह, किसी भी मटेरियल के हवाले से कभी भी प्राइस कट डाउन करने की बात नहीं की, बल्कि इन्होंने कहा कि इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी कॉस्ट ऊपर जाती है तो ज़ीशान साहब हम वो लगाने को तैयार हैं, लेकिन हमने एक बेंचमार्क प्रोजेक्ट करना है यहाँ पे। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मलीर की विसिनिटी में हमारा जो ये जिलानी प्रॉपर्टीज का प्रोजेक्ट है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अपने वॉल्यूम के हिसाब से। हमारा एरिया तकरीबन इस वक्त जो है ना 4.5 लाख स्क्वायर फुट का एरिया जो है हम बिल्ड कर रहे हैं और इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त पूरी विसिनिटी में मलीर की मौजूद नहीं है। और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 फ्लोर्स ऑफ कार पार्किंग दी जा रही है यहाँ पे। आप देखें कि 3 फ्लोर कार पार्किंग है। यहाँ पे जो बिल्डर्स हैं इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दे देते हैं लेकिन 1 फ्लोर भी पार्किंग का नहीं देते। इन्होंने अपने 3 फ्लोर कुर्बान कर दिए, कितनी लोगों को, कम्यूटर्स को परेशानी ना हो, यार गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं। यहाँ मैं आपको कितने प्रोजेक्ट्स दिखा सकता हूँ कराची के अंदर। आपको तारिक रोड पे चले जाएं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर, मेन रोड की लोकेशन है, पार्किंग। इन्होंने 3 फ्लोर पार्किंग सेक्रीफाइस सिर्फ इसलिए किया कि क्वालिटी देना चाह रहे हैं। सेकेंडली इन्होंने जो एक्सकेलेटर्स दिए हैं, जो इन्होंने जो लिफ्ट यूज कर रहे हैं, क्वालिटी एस्केलेटर्स। और सेकेंडली 2 साइड से एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, यानी खुदा ना खास्ता यहाँ पे अब वाकयात हुए हैं फायर उसके,
तो लोगों को आने जाने का एक ही रास्ता मिलता है। इनके पास मल्टीपल एग्जिट पॉइंट है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसे का टाइम पे तो लोगों को अल्टरनेट रूट मिलेगा यहाँ पे, वरना जैसे अभी आरजे मॉल के अंदर वाकया हुआ और कैजुअलिटीज हो गई, दे डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेट, उनका फायर एग्जिट का पॉइंट ही नहीं था, वो निकल ही नहीं सकते थे बेचारे, सफोकेट हो गए। तो मैंने इनके अंदर एक क्वालिटी ये देखी कि ये सारे पैरामीटर्स को, सेफ्टी पैरामीटर्स, क्वालिटी पैरामीटर्स, कंस्ट्रक्शन और हर चीज को कैटर करके ये अपना प्रोजेक्ट करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इनके स्टैंडर्ड का कोई भी कराची में काम कर रहा है। थोड़ा लीगल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, करंट सिनेरियो में जो मार्केट इस वक्त चल रही है, आप तो एज ए कंसल्टेंट मल्टीपल लोगों के साथ काम करते होंगे, तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑडिट भी करते होंगे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट करते होंगे, एज अ रियलिटर आप ऑडिट करते होंगे, तो आपने क्या समझा कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो स्कैमर्स का रेशियो है वो ज्यादा है या ऑथेंटिक लोगों का रेशियो ज्यादा है? जो स्कैमर्स हैं ना इस वक्त मार्केट में बहुत हैं। ये याद रखिएगा कि जब भी मार्केट डाउन होती है ना, तो लोग नए नए जो फसली बटेरे होते हैं ना, मैं जिनको कहता हूँ, वो निकल आते हैं। वो क्या करते हैं कि लोगों को, क्योंकि इस वक्त लोगों की इनकम कम हुई है, लेकिन रिक्वायरमेंट तो है, आबादी का तनासुब बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, लोगों को रिक्वायरमेंट है, सस्ता घर चाहिए, सस्ती प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन लोगों की इनकम उस हिसाब से नहीं हो रही। तो ऐसे मौक़ों पे जो फ्रॉडिये होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। और इस वक्त यही हो रहा है। आप हाईवे के ऊपर चले जाएं, जितने प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मैं नाम लूंगा तो फिर वो वाली बात हो जाएगी, 200 एकड़ की उन्होंने लीज करवाई हुई है जगह, और 3-3 हज़ार एकड़ उन्होंने बेच दी है। अब लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं कि यार ये प्रोजेक्ट शुरू कब होगा, ये खत्म कब होगा, क्योंकि स्कैमर्स ने क्या करना है, उन्होंने पैसा बटोरना है। क्योंकि देखिए उनके पास प्रॉपर्टी थी 200 एकड़ की, जो कि लीज थी, लीगल थी, जिसके अंदर वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 3-3 हज़ार एकड़ बेच दी। ये इसी तरह बहुत सारे, मैं बड़े नाम लेना नहीं चाहता, तो इन सब ने ये काम लोगों के साथ किया। और लोग जो है ना, अब जाहिर बात है, हर बंदे की अप्रोच नहीं है कि मुख्तियार कार ऑफिस जाके अथेंटिसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट की बात कर सके, क्योंकि एनओसी टू कंस्ट्रक्ट, एनओसी टू सेल, एनओसी टू ये कोई डॉक्यूमेंटेशन हमारे यहाँ चेक ही नहीं करता। हमारे यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है यार महीने की किस्त 12,000 रुपए देनी है, 1 लाख रुपए से बुकिंग होनी है, और वो बेचारे बेवकूफ बन जाते हैं। वो 1 लाख रुपया बुकिंग कर लेते हैं। इस तरह के उनको, अगर पूरे कराची की आबादी 2.5-3 करोड़ आबादी है, 3 करोड़ आबादी में आपको मैं रफली एस्टिमेट कहता हूँ सर 3 लाख बंदा मिल जाता है उनको। 3 लाख बंदों से वो सिर्फ 1 लाख रुपया ले लेते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितने करोड़ रुपए का उन्होंने चूना लगा दिया। बिल्कुल ऐसे ये हो रहा है कराची वालों के साथ। कराची वालों को इसके ऊपर जरा थोड़ा सा होश करना पड़ेगा। देखिए, सस्ता रोए बार बार कहते हैं, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सस्ते के चक्कर में उनके पीछे जाते हैं और फंस जाते हैं। हमेशा प्रॉपर्टी उस जगह पे लें जहां तक आपकी अप्रोच होगी, जिसकी आप वेरिफिकेशन कर सकें, आप मुताल्लिका मुख्तियार कार के पास जाके मालूम कर सकें जी ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर लीज है नहीं है। इसके सर क्या आप समझते हैं इसके लिए किसी लीगल एडवाइजर को आपने, जैसे मैंने अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है एज अ ले मैन, आई डोंट नो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैंने अपनी जिंदगी का पहला घर खरीदना है और मेरा इतना असला रसूख भी नहीं है कि मैं किसी के पास जा सकूं, तो मेरे जैसे इंसान के लिए क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए कि मैं ऑथेंटिकेट कर सकूं कि ये प्रॉपर्टी ठीक है मेरे लिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि प्रॉपर्टी जब भी आप लेने जाते हैं, क्योंकि आपकी सारी उम्र की जमा पूंजी होती है और उसके ऊपर डाका पड़ने का बड़ा खतरा है, तो आप एक लीगल लॉयर जरूर अपॉइंट करें। उसकी फीस होती है, लेट्स से कि ही इज आस्किंग फॉर 50,000 रुपीज, एक मिसाल दे रहा हूँ, 50,000 रुपये आपसे लेता है, लेकिन वो 50,000 रुपये लेके आपकी 50 लाख की प्रॉपर्टी को भी तो सिक्योर कर रहा है। आप अपने सोचते हैं कि नहीं यार मैं स्टेट एजेंट के पास जाता हूँ, स्टेट एजेंट है जी, परसेंटेज लेता है वो आपसे 1%, 2% कमीशन लेता है, वो अपनी 1 किलो गोश्त के लिए आपकी गाय कटवा देगा, उसको आपके 50 लाख से कोई गर्ज नहीं है। जो एजेंट्स होते हैं रियल एस्टेट, इन पे क्या भरोसा कर सकते हैं? वो कहते हैं हम आपको सब डॉक्यूमेंटेशन करवा के देंगे, हम पे भरोसा करें, तो क्या हम डॉक्यूमेंटेशन? अभी मैं आपको बड़ी मजेदार बात, अभी मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया, बहुत बड़ा, कराची का बिल्डर का नाम है, मैं फिर नाम नहीं लूंगा, फिर वो एक बुरी बात हो जाती है, लेकिन कराची का इस वक्त सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि वो इस वक्त कंस्ट्रक्शन के अंदर कराची के किंग है। मतलब मैं आपको दबे अल्फाज में, मेरे पास मेरा दोस्त है, सऊदी अरब से आया, 95 लाख रुपए का उसने फ्लैट बुक करवाया। 95 लाख का फ्लैट बुक कराने के बाद उसको लिखा हुआ था एक लाइन नीचे कि डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस विल बी एक्स्ट्रा। उसने बोला ठीक है, उसने 95 लाख रुपए अभी दे दिए, 3 साल हो चुके हैं, प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। अभी एक लेटर मिलता है, नोटिस, कि भाई आप 43,50,000 रुपया जमा करवा दें। मैं आपको वो उसकी रसीदें भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास इस वक्त मोबाइल में मौजूद है। उसने बोला यार ये डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, एक प्रॉपर्टी जो कि 95 लाख रुपए की थी और आपने 3 साल में मुझे पोजेशन देना था, आज 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपने स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं किया और आप यू आर आस्किंग फॉर के आप मुझे 43,50,000 मुझे डॉक्यूमेंटेशन के दे दें। उसने बोला जी इसमें और भी बड़े चार्जेस होते हैं जी। वो मुझे साथ ले गए, मैंने उनसे पूछा जी बताइए जरा कौन कौन से चार्जेस ले रहे हैं हम, तो उन्होंने बताया जी 21 लाख रुपए तो लीज कराने के हैं, यानी कि सीधे सीधे 21 लाख रुपए लीज करवाने के। अच्छा जी, मैंने बोला ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो लीज कराने के 21 लाख रुपए एक फ्लैट को ले रहा है? फिर
दूसरे ने बोला जी मेन गेट जो लग रहा है उसके 1.5 लाख रुपए हैं, स्विमिंग पूल जो है उसके 2.5 लाख रुपए हैं, और जो पार्क बना है उसके इतने लाख रुपए हैं। मतलब जितनी एमिनिटीज थी ना वो जो दे रहे थे, सारी हिडन चार्जेस में उनसे ले रहे हैं, उन्होंने सब लगा दी और 43 लाख का बिल बना दिया। अब वो एक बंदा कह रहा है भाई मुझे तुम्हारा जिम भी यूज नहीं करना, मुझे तुम्हारी मस्जिद में जाके नमाज भी नहीं पढ़नी, मुझे जाके तुम्हारा स्विमिंग पूल भी यूज नहीं करना, तुम मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले रहे हो? और अगर ये पैसे थे तो एट द टाइम ऑफ सेल, जब तुमने मुझे सेल किया उस वक्त क्यों नहीं मेंशन किए ये सारे पैसे? उस वक्त तो आप अपने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए दिखा रहे होते ना कि मैं आपको स्विमिंग पूल भी दे रहा हूँ, मैं आपको जिम्नेजियम भी दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि इन सारी चीजों के मैं बाद में पैसे भी लूंगा। अब एक बंदे ने माइंड बनाया, उसने पैसा काट काट के जमा करके 95 लाख रुपए जमा करवा दी। जब 95 लाख रुपए जमा कराने के बाद वो बेचारा पोजेशन के लिए जाता तो उसको 50% ऑफ द टोटल पेमेंट उसको पकड़ा दिया कि ये भरोगे। अब वो कहता है यार मैं तो नहीं भर सकता इतने पैसे, तो उसको क्या कहा जा रहा है? आप छोड़ दें क्या? आपने 95 लाख दिए, आपने इस वक्त वो प्रॉपर्टी 2 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। पता है मार्केट के अंदर एक 3 साल के अंदर एक जंप आया, तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ चुकी है, मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। अब वो कहते हैं जी आप छोड़ दें, आपके 95 लाख के हम 12 चेक बना देते हैं, 12 महीने के आप ले जाएं, मतलब दे आर रेडी टू पे ऑफ यू। वो कहते हैं 12 महीने के 12 चेक ले जाओ, आपने किस्तों में दिए ना पैसे हमसे, किस्तों में वापस ले जाओ 12 महीने, वो 2 करोड़। और जब वो जाएंगे कोर्ट, जब कोर्ट ऑफ लॉ जाएंगे तो वो कोर्ट भी, जज भी सुनेगा, बोलेगा बात तो सही कह रहे हैं, आपने किस्तों में पैसे दिए, किस्तों में वापस ले जाएं, आपके पैसे खा थोड़ी रहा है बिल्डर। कोई सेफ्टी नहीं है, दिस इज ग्रे एरिया। ये जो है ना ग्रे एरिया है, इसके अंदर आप कुछ कर लें, आप सर मारें दीवारों पे, आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए ऊपर लॉज होने चाहिए, आबाद को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि भाई आप कोई भी इस तरह की हिडन कॉस्ट इतने % से ऊपर नहीं कर सकते। देखिए मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है, जो हिडन कॉस्ट भी है या डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भाई 15-20% से ऊपर तो ना होना। ये तो नहीं कोई असूल के आप 50% के ऊपर कर दें। तो सिर्फ इस वजह से कि मार्केट जो है ना अप्रिशिएट हो गई है। अगर मार्केट गिर जाती तो क्या आप हमें 95 लाख का फ्लैट जो है क्या 70 लाख में देते? नहीं देते बिल्कुल। तो आप जब 95 लाख को नीचे करने को तैयार नहीं है तो आज इनसे 1.5 करोड़ रुपए कैसे मांग रहे हो? तो ये ज्यादती है। इस तरह के बहुत सारी ज्यादतियां होती हैं। जिलानी प्रॉपर्टीज के साथ ये भी आपको रिमाइंड करा दूं, इनको ये एज हासिल है कि इन्होंने कभी भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए कि भाई एक्सेलेशन हो गई है। देखिए सीमेंट की बोरी जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो सीमेंट की बोरी थी 700 रुपए की, 650 रुपए की। इस वक्त सीमेंट की बोरी हम 1300 रुपए की ले रहे हैं। ये चाहते तो अपने जिनको बुकिंग की थी उनसे बोलते ना कि भाई 50% कॉस्ट अप चली गई, अब आप पैसे दें। इन्होंने तो अभी तक किसी को नोटिस नहीं किया, इन्होंने तो किसी से पैसे नहीं ले रहे। ये भी तो काम कर रहे हैं ना, इसी मार्केट में काम कर रहे हैं। ये है अल्लाह तवक्कल कि इन्होंने कहा जो कमिटमेंट हमने अपने कस्टमर के साथ कर ली, हमने वो फुलफिल करनी है। और बाकी जो बड़े बड़े नाम हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं बताऊं आपको, वो लोग कहते हैं कि वो तो खाले उतारने पर लगे हुए हैं बस। शान साहब, अब हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि एज अ प्रॉपर्टी बायर, अगर फर्स्ट टाइम बायर है तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए अपनी इस नए घर की परचेज जर्नी के अंदर? अच्छा देखिए, सबसे पहले जो है ना, कोई भी बायर है तो उसको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये कंपनी जो है, इसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी रेपुटेशन क्या है, कि जो कस्टमर्स थे वो सेटिस्फाइड कस्टमर्स थे कि यार वो बुरा भला कह रहे हैं कि यार इन्होंने पोजेशन के टाइम पे बहुत तंग किया था, एक्स्ट्रा चार्जेस लिए थे, ब्लैकमेलिंग की थी। एक तो इससे कंपनी का, इससे आपको पता चल जाता है। दूसरी चीज कि जो जगह है वो जगह डिस्प्यूटेड नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अगर बेहतर है कि आप किसी से अप्रोच करके मुख्तियार खार ऑफिस में जाके चेक कर लें, या जैसे आप मार्केटिंग वालों के या सेल्स वालों के पास जाते हैं, आप उनसे बोलेंगे यार इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ आप हमें अपनी सेल एनओसी दिखा सकते हैं, आप हमें अपना अप्रूव्ड प्लान वगैरह देख सकते हैं हम आपका। असूलन तो ये होना चाहिए कि ये आबाद वालों को ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि जो आपका अप्रूव्ड प्लान और इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हों वो आपके डिस्प्ले पे लगे हों पीछे। तो यानी कि कोई भी बंदा जब आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आ रहा है या आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए खरीदने के लिए आ रहा है तो वो देख सके कि भाई अप्रूव्ड प्लान भी लगा हुआ है, तमाम एनओसीज भी लगी हुई है बैकग्राउंड के ऊपर, मतलब उसके लिए उसको इजी एक्सेस होना चाहिए। बट इफ इन केस वहाँ नहीं लगी हुई और बायर अगर ये पूछता है और उसमें अगर कोई रेजिस्ट करता है तो क्या उसको समझ जाना चाहिए? नहीं, उस वक्त वो आपको रेजिस्ट नहीं करेगा, उस वक्त वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा क्योंकि उसने अपना माल बेचना है आपको। वो उस वक्त आप इररेलेवेंट सवाल भी करेंगे तो ना, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा क्योंकि उस वक्त उसने आपको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो क्या आपको घुमा देगा बातों में घुमाने की कोशिश करेगा, सब कुछ पड़ेगा, लेकिन आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स पता होने चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताऊं तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं
कि देखिए सबसे पहले कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है ना, कोई भी प्रॉपर्टी जो कराची में या पाकिस्तान में ली जाती है, सबसे पहले साइट प्लान बनता है। तो आप पूछ सकते हैं जी आपका साइट प्लान देख सकता हूं मैं, तो साइट प्लान के ऊपर चेक एंड वेरीफाइड होता है, उसकी स्टैंप लगी होती है मुताल्लिका अथॉरिटी की। केडीए का है तो केडीए की, अगर एमडीए का है तो एमडीए की, जो अथॉरिटी है। अगर डीएचए का तो डीएचए। तो साइट प्लान देखें आप, उसका अलॉटमेंट ऑर्डर देखें कि अलॉटमेंट ऑर्डर इसका जो है निकला हुआ है कि नहीं। रिक्वेस्ट करेंगे जी मैं आपका अलॉटमेंट ऑर्डर देखना चाहता हूँ। उस अलॉटमेंट ऑर्डर के बाद जो सेकंड होता है पोजेशन ऑर्डर होता है, एक्नॉलेजमेंट पोजेशन होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आप चेक करें कि भाई आपका पोजेशन ऑर्डर है, एक्नॉलेजमेंट पोजेशन है आपके पास, वो कहता है ठीक है। उसके बाद अप्रूवल बिल्डिंग प्लान होता है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, अगर लीज करवाया तो लीज डॉक्यूमेंट काइंडली आप हमें अपने शो कर दें। और ये सारे सवाल करें, ये आपका राइट है। देखिए आप जब चीज लेने जाते हैं, देखिए आप जब गाड़ी लेने जाते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो आप पूछते हैं कि जिसके इंजन के एस्पेक्ट्स क्या हैं, कितने सीसी का इंजन है, इसके अंदर एबीएस ब्रेक सिस्टम है कि नहीं है, इसका फ्यूल माइलेज क्या है, सारी चीजें पूछते हैं। और उसके साथ एक बुक दी जाती है, उसके पूरी स्पेक्स को आप स्टडी करते हैं। ये टेक्निकल बातें जो आप खरीदते हैं। अब ये जो सारी बातें प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो आप ना उसका अलॉटमेंट पूछ रहे हो, ना साइट प्लान पूछ रहे हो, ना एक्नॉलेजमेंट पोजीशन पूछ रहे हो। बात ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जाएं तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को, जिनकी अभी मैंने लिस्ट आपको डिफाइन की है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करें। आप उनको बोलें कि भाई मुझे चेक करना है, क्योंकि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट। मैं अगर सेटिस्फाइड कस्टमर हूंगा, मैंने आपकी डॉक्यूमेंटेशन देंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक प्रोजेक्ट जो कि लीगली साउंड है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, तो वो इंश्योर भी करेगा कि आपको टाइमली डिलीवरी दे। पहला स्टेप ये है कि आपकी प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो लीगलाइज्ड हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो। जब आपकी उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो आपने पहला स्टेप पार कर लिया। अब दूसरा स्टेप आता है आपका। फिर उसके बाद आपने मंथली जब किस्तें देने जाना है तो आप प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है। आपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है कि इन्होंने कहा था कि हम 3 साल के अंदर डिलीवरी दे देंगे, आज 2 साल हो चुके हैं और इनका अभी तक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये कैसे करेंगे? तो जब तक कस्टमर या कंज्यूमर जो है वो अपने राइट्स को नहीं पहचानेगा कि मेरे राइट्स क्या हैं, लीगल राइट्स क्या हैं। दुबई में आप चले जाएं, सेम चीज। दुबई में अगर 3 साल प्रोजेक्ट का टाइम है कंप्लीशन का, तो बिल्डर बाउंड है कि 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट देगा। अगर तीसरे साल 36वें महीने उसने बिल्डर ने प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया तो 37वें महीने का किराया देगा। वो जो भी उस प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू बनती है वो उसको पे करना पड़ेगा, जितने भी उसके कम्यूटर्स हो। तो जब तक इस तरह के लॉज नहीं बनाए जाएंगे, और आबाद खास तौर पे मैं आबाद से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको इंप्लीमेंट कराए कि एक बिल्डर जो कि 36 महीने लिख के देता है अपने उसके ऊपर कि मैं 36 महीने के अंदर आपको पोजेशन दूंगा, और 37 क्या 5 साल हो जाते हैं पोजेशन नहीं मिलता, तो 2 साल का रेंट देना वाजिबुल अदा होगा बिल्डर की तरफ। जब तक इस तरह के लॉज नहीं बनाए जाएंगे और इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ये जो हमारा कस्टमर है, जो मासूम कस्टमर है, जिसको डॉक्यूमेंटेशन का भी नहीं पता, जाहिर बात है हमारी ज्यादातर आबादी पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो वो एक भीड़ चाल होती है कि भाई फला जगह चले जाओ। अब जैसे फिर मैं नाम लूंगा किसी बड़े प्रोजेक्ट का, सुपर हाईवे पे जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं चलें ये कह के समझाने की कोशिश करता हूँ, वो लीज ही नहीं है। पूरे कराची ने, पाकिस्तान ने भीड़ चाल में इन्वेस्ट कर दिया, आज वो लीज ही नहीं है। पूरी प्रॉपर्टी और एकड़ों के हिसाब से बन गई, वो कितने उसके ब्लॉक्स और प्रेसेंट बन गए, तो आज वो लीज नहीं है वो प्रॉपर्टी। तो मुझे बताएं, जब एक प्रॉपर्टी लीज ही नहीं है, उसके अंदर आपने इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दी, सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत बनाया है, दिखावा बहुत प्यारा किया है, सब कुछ है, लेकिन उसकी लीगल हैसियत क्या है? तो एक बंदा जिसने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी लगा दी, उसको एक डॉक्यूमेंट ही लीगल नहीं मिला, तो मैं आपको सर मर्सिडीज दे देता हूं, बेहतरीन किस्म की गाड़ी और माइलेज भी अच्छा और बेहतरीन एसी सब कुछ, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट जाली हैं और उसकी लीगल हैसियत कोई नहीं है। वो मर्सिडीज लेना ज्यादा बेहतर है कि मेहरान लेना ज्यादा बेहतर है जो लीगलाइज्ड है? तो मैं लोगों को कहता हूं कि कम खाओ गम ना खाओ। तो आप अपने चादर के हिसाब से रहें, छलांगे ना मारें। जब आप रातों रात अमीर होने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर आप धोखा खाते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक निजाम रखा है, आप उसी निजाम के हिसाब से चलें। सर आपने जो बात कही, मेरा प्रीवियसली ताल्लुक रहा है इन लोगों के साथ, मैं काम भी किया है, और अब मजीद इसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव बता रही हूँ जो आवाम का होता है ना, कि वो एक लग्जरी और लाइफस्टाइल जो दिखा के वो बेच रहे होते हैं, तो वो उसकी तरफ पब्लिक अट्रैक्ट होकर चली जाती है। तो क्या लोगों को क्या समझना क्या चाहिए इसके अंदर? जो आपने बात बोली बहुत अच्छी बात थी कि सीख है उसके अंदर कि भाई मर्सिडीज अगर लीगल नहीं है तो वो मेहरान बेहतर नहीं है जो मेरे पास है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे देखने वालों को भी इस बात को कंसीडर करना चाहिए कि अगर आप अपनी जमा पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले 1000 मरतबा सोचें। ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। एग्जैक्टली। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आपको चमक धमक दिखाई इसलिए जाती है ताकि आप धोखा खा जाए, और यही तो स्कैम है। जो आपने मुझसे सवाल किया था कि प्रॉपर्टी स्कैम्स क्या चल रहे हैं, इतना अच्छा दिखाया जाता है मॉडल, इतनी खूबसूरत चीजें, अच्छे हाई टीज की जाती हैं, एक म्यूजिकल फंक्शन रख दिया जाता है जिसके अंदर बड़े बड़े नामों को, गुलकारों को बुला लिया जाता है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाती है। अच्छा सर, ये जो टर्म्स सुनने मिलती है बहुत ज्यादा, केडीए, एनडीए, एमडीए, ये क्या होता है? इसको कैसे एक आम बंदा कैसे समझे और कैसे आइडेंटिफाई करे कि जो प्रॉपर्टी वो जहां ले रहा है वो प्रॉपर्टी इन किस उसमें फॉल करती है अथॉरिटीज के अंदर, ये कैसे अंदाजा लगाया जाए? अच्छा, इसमें देखें जो केडीए है ना, ये बेसिकली स्टैंड करता है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके। इन्होंने क्या किया हुआ है, मुख्तलिफ डेवलपमेंट
डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, कराची को पूरा डिवाइड किया हुआ है, कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं और कुछ कंटोनमेंट्स हैं कराची के अंदर। जैसे KDA है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरा है MDA जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं मलीर, तो यह है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस तरह ये तो दो अथॉरिटीज़ होगी। तीसरी जो बड़ी अथॉरिटी कराची में काम करती है वो करती है DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। तो ये DHA, KDA, MDA तो क्लियर हो गया आपको। इसी तरह कंटोनमेंट्स हैं हमारे पास, मलीर कंटोनमेंट अलग है और इसी तरह फैसल कंटोनमेंट अलग है। तो कराची को बेसिकली जो कराची की जो लैंड है ना पूरी, इस पूरे के ऊपर इन्होंने कहीं पे KDA है, क्लिफ्टन कंटोनमेंट भी है, क्लिफ्टन कंटोनमेंट अलग है, फैसल कंटोनमेंट अलग है और मलीर कंटोनमेंट अलग है। जो कंटोनमेंट्स हैं दे आर बाउंड बाय पाकिस्तान आर्मी, ये पाकिस्तान आर्मी के अंडर आते हैं। DHA जो है वो बेसिकली सब्सिडी है पाकिस्तान आर्मी की, कह लें उनके रिटायर्ड आदमी उनके वेलफेयर के लिए DHA बनाई। जो सिविलियंस के लिए वो दो अथॉरिटियां इसमें काम कर रही हैं, KDA और MDA जो बड़ी अथॉरिटी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो लैंड है सारी वो बेसिकली तो कराची की है, कराची डेवलपमेंट, उसने आगे जो है ना कुछ कंटोनमेंट्स को दे दी है, कुछ मलीर को मिल गई है, कुछ के क्लिफ्टन कंटोनमेंट को मिल गई, इस तरह करके। तो जो आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसी हिसाब से इन्होंने डिविजन्स कर दिए हैं कि ये जो प्रॉपर्टी जिसमें आपका प्रोजेक्ट होता है वो किस में आता है, कंटोनमेंट में आता है, KDA डेवलपमेंट अथॉरिटी में आता है, MDA में आता है या क्लिफ्टन में आता है, वो उस हिसाब से फिर उसकी जुरिसडिक्शन के हिसाब से बाउंड्रीज मार्क कर दी गई हैं। ओके, तो वो अथॉरिटी वेरीफाई होना जरूरी है। वो आप मुताल्लिका अथॉरिटी में जाएं और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में सारी मालूमात ले लें। वैसे तो होना चाहिए हेल्प डेस्क जिसके अंदर आप एक आम आदमी भी जाए तो पूरी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सके, लेकिन वहां पे आपको पता है कि थोड़ा सा खर्चा पानी चलता है, आप पैसे देंगे, खर्चा पानी देंगे, उसकी ऑनरशिप वगैरह वेरीफाई कर देते हैं। सर, आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल दौर है, तो यहाँ आवाम के लिए कोई एक डिजिटल फैसिलिटी होनी चाहिए, इन अथॉरिटीज की तरफ से होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए या आबाद की तरफ से होनी चाहिए, जहां पे एक यूजर जाए और वेबसाइट पे फलानी जगह जहां पे वो ले रहा है उसका एड्रेस डाले, मैप डाले, जो भी उसके पास अवेलेबल है वो डाले और वो उसको वहीं से वेरीफाई कर ले कि ये है और लीगल है या नहीं है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है। आप अपने घर में बैठे हुए, अपने मोबाइल पे बैठे हुए पूरी प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन और सारी चीजें, ऑनरशिप वगैरह चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में या कराची में ये इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे लैंड माफियाज हैं, उन्होंने बहुत सारे मामला भी और भी चलाने होते हैं। फिर हमारे पास माशाल्लाह से चाइना कटिंग्स भी हैं, पार्कों के ऊपर, एसटीज के ऊपर भी हैं, एमिनिटीज के ऊपर कब्जा करके, तो ये डेटाबेस अगर ये करते हैं तो इन सब की चोरियां रिवील हो जाती हैं। तो वो चोरियां क्योंकि रिवील नहीं करनी और उनकी सरपरस्ती करनी है तो ये काम होने नहीं देते। तो ये आवाम के लिए थोड़ा मुश्किल नहीं होता कि जाके कहीं से वेरीफाई करना? पाकिस्तान में आवाम के लिए सोच कौन रहा है आज तक? 76 साल से कौन सोच रहा है? ये वाली बात तो ये आवाम को अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा। ये चीजें होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। मेरा बेसिक राइट है। आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 172 बताता हूँ। आप आर्टिकल 172 पढ़िए, उसके अंदर क्लैरिटी के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये लीगल राइट है हर पाकिस्तानी का कि वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है। आर्टिकल नंबर 172। मसला ये है कि यहाँ पे हमें अपने राइट्स का नहीं पता, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं हुआ, हमने सिर्फ जो फजूल बहस कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल बहस कर रहे होते हैं टीवी पे, हम वो सुन के तालियां बजा के सो जाते हैं। आपको अपने फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा फंडामेंटल राइट क्या है। मतलब अगर मेरे घर के बाहर कोई कचरा फेंक रहा है तो मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं उसकी शिकायत करूंगा। मेरा राइट ऑफ वे कोई नहीं रोक सकता, मेरी रोड को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। आप रोड ब्लॉक करके नमाज अदा नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है उसकी। सर, दुनिया भर में ये लॉज और रेगुलेशंस के ऊपर बहुत काम होता है, इस वजह से वहाँ की आवाम और वहाँ के जो मुल्क है बहुत तरक्की कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ शायद ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसकी वजह से हमारा मुल्क भी पीछे है, हमारे लोग भी। मजेदार बात बताऊं, लॉज हमारे पास भी सारे बनते हैं, फॉलो नहीं होते। जैसे मैं इंप्लीमेंटेशन का मसला है क्योंकि बदनीयत है हम लोग। आर्टिकल 172 क्लियरली कह रहा है कि एक आम पाकिस्तानी को राइट है कि वो अपने प्रॉपर्टी के बारे में खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है, सारी चीजें कर सकता है। आर्टिकल 172 पढ़ ले, लेकिन इंप्लीमेंट किसने करना है? इन्होंने करना है। एक है सरकार, हम गालियां देते हैं सरकार को कि ऊपर जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उसके नीचे एक मशीनरी काम कर रही थी जो ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ना हमारी, वो काम करने को तैयार ही नहीं है। ये जो KDA MDA में और कंटोनमेंट्स में जो लोग बैठे हैं, दे आर बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स। ये ब्यूरोक्रेट्स काम करने को तैयार ही नहीं है क्योंकि इनको सिर्फ जेबें भरनी है। जो रजिस्ट्रार होता है या जो आप किसी चले जाएं जौहर के या किसी भी रजिस्ट्रार के पास चले जाएं तो पता चलता है ये जो पटवारी जिसको कहा जाता है पंजाब में, यहाँ को मुख्तियारकार कहा जाता है, ये रोज की 10-10, 15-15 लाख की दिहाड़ी बना के जाते हैं। तो ये 15 लाख 10 लाख की दिहाड़ी इसलिए बना के जाते हैं क्योंकि वो 70-80 लाख रुपया देके तो वो कुर्सी पे बैठता है वो, और 3-3, 4-4 महीने की पोस्टिंग होती है, उसके बाद ट्रांसफर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपया इस तरह कमाना है लोगों से, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता, तो हम अपना काम कराने के लिए पैसे दे रहे होते हैं। हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि कौन सा वो राइट चैनल है जहां पे वो अप्रोच करें। फॉर एग्जांपल, क्या एक लीगल एडवाइजर हायर करें या किसी रियल एस्टेट एजेंट को हायर करें? कौन उनको सही तर्जुमानी कराएगा कि किस तरह से कहां जाके वेरिफिकेशन? अच्छे रियल एस्टेट एजेंट भी हैं, अच्छे लॉयर्स भी हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, ग्रे एरियाज की जो हम बात कर रहे थे,
कि अगर एक बिल्डर कहता है कि डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे मैं आपसे 40 लाख रुपए लूंगा, आपके पास कोई फॉर्म ही नहीं है जिसके ऊपर जाके आप उसको चैलेंज कर दें, उसको देने ग्रे एरिया रखा हुआ है, ना आबाद कुछ कर सकता है उसके ऊपर, ना कोर्ट ऑफ लॉ कर सकती है। वो कहते हैं ठीक है अगर आप नहीं भरते हैं पैसे 40 लाख रुपए, 90 लाख की प्रॉपर्टी है 40 लाख भरते हो तो ठीक है, वरना अपने पैसे वापस ले लो 12 किस्तों में। ये सबकी मिली भगत है सब ये पूरा मैंने बताया ना कि पूरा एक इन्होंने एक सिस्टम निजाम ऐसा जानबूझ के बनाया हुआ है कि जिसके अंदर एक आम आदमी के पास गुंजाइश ही ना हो कि वो जो है ना कुछ कर सके। तो ये तो एक सिस्टम है, इसको इसके ऊपर तो आवाम को सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा काम खुद। जब तक आपके ऊपर हुक्मरान अच्छे नहीं आएंगे और नीचे की ब्यूरोक्रेसी अच्छी नहीं आएगी उस वक्त तक ये निज़ाम नहीं बदलने वाला। तो मेरे ख्याल में व्यूअर्स को मैं सम अप अगर करूं इस बात को तो ये बताती चलूं, चेंज स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्फ ओनली। हमें अपने राइट के लिए खुद लड़ना है, अपने हुकूक को आइडेंटिफाई करना है और फिर उस पर हमें अमल दरामद भी करना है। अगर हम कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या कोई भी शॉप या कोई शोरूम बाय करना जा रहे हैं, अपनी जमा पूंजी लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। जो सर ने बताया कि कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, सबसे पहले तो हमें ये वेरीफाई करना ज़रूरी है कि जिस भी बिल्डर के साथ हम ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है। अब वो ऑथेंटिक है ये कैसे पता चलेगा कि उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को हम देखेंगे और वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि उसने टाइमली डिलीवरी की है नहीं की है, उसके जो डिलीवर किया है उसने जो कमिट किया था वो डिलीवर किया है कि नहीं किया हुआ, और वहाँ जो परचेजिंग कर ली है जिन लोगों ने वो खुश हैं और सही से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या अपना कारोबार कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम मैनुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप ये आता है कि हम कोई लीगल एडवाइज़र हायर कर लें और हम उनसे मशवरा करें। अगर आपको कोई अच्छा रियल एस्टेट एजेंट मिल जाता है तो वो भी आपको गाइड कर देगा। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिन्हें एक आम आदमी प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले ज़रूर मेक श्योर करे कि आपने ये करने हैं, सो दैट आप भी इन स्कैम वर्ल्ड के अंदर जो स्कैम्स हो रहे हैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनसे बच सकें और अपने पैसे को महफूज रख सकें। तो मेरे ख्याल में सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे व्यूअर्स को बहुत अहम कीमती बातें बताई जो मेरे ख्याल में इनको बहुत काम आने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपने हमारे सो थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पॉडकास्ट को सम अप करते हैं जाते जाते हैं हम। सर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बस मेरा मैसेज यही है आपके व्यूअर्स के लिए कि भाई अपने राइट्स को पहचानें। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको आपका एक लीगल फ्रेमवर्क दिया है जो आपके राइट्स हैं, आपको अपने राइट्स के लिए खड़ा भी होना है और बात भी करनी है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ करते हैं आप अपने राइट्स के लिए सवाल करें, इसमें झिझके नहीं, क्योंकि आप गलत जगह इन्वेस्ट कर लेंगे, नुकसान उठाएंगे तो कोई आपकी दाद रसी के लिए नहीं सिस्टम यहाँ पे। तो आप पहले इन्वेस्ट करने कहते हैं ना बी वाइज, आप इन्वेस्ट करने से पहले एक अकलमंदी का डिसीजन लें और सारी चीजों को सर्च करके सोच समझ के इन्वेस्ट करें इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी है तो जाते जाते लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।